चलो भाई, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच की रिलेशन, है ना, देखी थी हमने। और देखा था कि किस तरह से क्वेश्चंस में टेंशन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कब टेंशन की जरूरत पड़ती है, जब फ्रिक्शन बात को नहीं संभाल पा रहा तो फिर आगे टेंशन के ऊपर बात गई थी। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, चलो। पुशिंग पुलिंग ये सब क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, और देख लेते हैं। तो हमें काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन का एप्लीकेशन समझ आ गया है यहाँ पे इस केस में। आगे देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे, ठीक है ना। तो मान लो कि एक ये ब्लॉक है आपके पास, उससे कनेक्टेड एक और ब्लॉक है, और उससे कनेक्टेड एक और ब्लॉक है, ए बी सी। मास दे देते हैं इन्हें 2 kg, 1 kg, 2 kg। और यहां से मैंने फोर्स लगा दिया है, मान लेते हैं F। और यहाँ फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट आपको दिया गया है, म्यू है 0.5। अगर सिर्फ म्यू बोला है यानी म्यू एस और म्यू के दोनों ही ये है, दोनों की वैल्यू क्या है, 0.5 है। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही बतानी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ so that blocks start moving। ठीक है, अगली चीज आपको बतानी है, इसे मैं स्ट्रिंग 1 नाम दे रहा हूं, इसे मैं स्ट्रिंग 2 नाम दे रहा हूं। आपको बताना है टेंशन इन S1 and S2 is if force applied is, ए केस में है आपके पास F/2, बी केस में है आपके पास 3F/4, और सी में है 2F। ध्यान से करना। हाँ भाई, चलो देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि किस ब्लॉक पे कितना मैक्सिमम टेंशन लग सकता है। तो ए पे जो मैक्सिमम टेंशन लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, वो कितना लग सकता है, वो जाएगा म्यू इंटू इसका mg, यानी कि 10 न्यूटन। सिमिलरली बी पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 0.5 इंटू 10, यानी कि 5 न्यूटन। और सी पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 20, यानी कि वापस से 10 न्यूटन। तो अगर इन्हें मूव कराना है तो आपको पता है तीनों का एक सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि तीनों मूव करेंगे तो साथ ही मूव करेंगे। टोटल मास होगा 5 kg, और इन पे टोटल फ्रिक्शन जो लग सकता है मैक्सिमम, वो हम देख सकते हैं 10 + 5 + 10, यानी कि 25 न्यूटन लग सकता है। तो अगर आपको सिस्टम को मूव कराना है तो आपको एफ एक्सटर्नल मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम 25 न्यूटन लगाना ही पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां मैंने टेंशन को पिक्चर में ही लिया, क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है, मुझे कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बात आती है मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है, यानी अब मुझे ब्लॉक्स को सेपरेटली ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले अब एफ आपके पास आ गया है 25 न्यूटन। तो पहले केस में आप कितना फोर्स लगाते हो, F/2, यानी कि 12.5 न्यूटन। सेकेंड केस में आप कितना फोर्स लगा रहे हो, तो 75/4 न्यूटन। और थर्ड केस में हम कितना लगा रहे हैं, थर्ड केस में हम लग रहे हैं 50 न्यूटन। तो इन तीनों केसेस के लिए हमें T1 और T2 की वैल्यू बतानी थी। तो सबसे पहले देखो, ये आपका C हो गया, ये B हो गया, और ये A हो गया, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें मैंने पहला केस ले लिया है जब आपने यहां से फोर्स लगाया 12.5 न्यूटन का। अब सबसे पहले ए चेक करेगा, ऑब्वियसली ए के ऊपर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता था वो लग सकता था 10 न्यूटन। तो इसका मतलब ए ने कितना लगा दिया होगा, 10 न्यूटन लगा दिया होगा। अच्छा, 12.5 लगाने से क्या ये पूरा सिस्टम चल सकता है? 12.5 लगाने से ये पूरा सिस्टम चल नहीं सकता, क्योंकि पूरे सिस्टम को चलाने के लिए मिनिमम आपको 25 न्यूटन तो चाहिए ही चाहिए,
ठीक है, इसका मतलब एक और रेस्ट पे होना चाहिए, तो बाकी फोर्स कौन दे रहा होगा? बाकी फोर्स ऑब्वियसली टेंशन दे रहा होगा, तो इसे मैं T2 कह देता हूं। तो ए क्योंकि रेस्ट पे है तो मैं कह सकता हूं T2 प्लस 10 ये होना चाहिए 12.5 न्यूटन, या T2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितनी? 2.5 न्यूटन। बात समझ आई? कितनी आ जाएगी? 2.5 न्यूटन। अब बात करें अगर बी की, तो बी पे अगर आप देखो तो बी पे आगे की तरफ टेंशन लग रहा होगा 2.5 न्यूटन। अब बी सोचेगा कि क्या मैं अपने फ्रिक्शन से इसे बैलेंस कर सकता हूं? तो बी पे देखो मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है? 5 न्यूटन लग सकता है। तो ऑब्वियसली बी पे लगा कितना होगा? 2.5 न्यूटन लगा होगा, ताकि सब कुछ बैलेंस हो जाए, और T1 की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पहले केस के लिए तो सिंपली मैं बता सकता हूं कि T1 की वैल्यू तो होगी 0 और T2 की वैल्यू होगी 2.5 न्यूटन। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? क्या कोई डाउट है किसी को? बोलो भाई। चलो, बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, इसी का बी पार्ट, यानी कि जब मैंने फोर्स लगाया वो लगाया 3F/4, 3F मिनिमम बाय 4, यानी कि 75/4 न्यूटन। ठीक है ना? इसे लगभग निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा ये? 4 18 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना? या 75/4 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, सी, बी और ए, और यहां से आपने लगा दिया है 18.75 न्यूटन का फोर्स। अब ए फिर से सोचेगा कि भाई मेरे पे मैक्सिमम कितनी क्षमता है? मेरे पे 10 न्यूटन की क्षमता है, तो वो तो लगा ही दूं एटलीस्ट में। 10 न्यूटन उसने लगा दिया। बचा हुआ कितना है? 8.5 न्यूटन, तो वो किस में आ जाएगा? टेंशन के फॉर्म में, है कि नहीं? 8.75 न्यूटन। अब बी, तो बी को जरा ध्यान से देखो। बी पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, वो लग सकता है 5, पर बी पे आगे टेंशन लग रहा होगा 8.75। तो ये जितना फ्रिक्शन से संभाल सकता है उतना तो संभालेगा, बचा हुआ किस में देगा? ये T1 में देगा। तो T1 आपको मिल जाएगा कितना? 3.75 न्यूटन। तो इस केस के लिए हमारा आंसर क्या हो गया? इस केस के लिए हमारा आंसर हो गया सिंपली T1 की वैल्यू 3.75 और T2 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 8.75 न्यूटन। अगर किसी को भी डाउट है तो हैंड रेज करे बी पार्ट में। सिंपल सी बात है, आपको ब्लॉक्स को सिर्फ रेस्ट पे लेके आना है। ब्लॉक्स को अगर रेस्ट पे लेके आना है तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अरे क्लियर है कि नहीं? चलें आखिरी पार्ट के ऊपर, सी पार्ट। तो सी पार्ट में अब ऑब्वियसली आपने लगा दिया है कितना? 50 न्यूटन। तो ये तीनों ब्लॉक्स मूव करने ही वाले होंगे, और इन पे मैक्सिमम फ्रिक्शन जो पीछे लग सकता है वो लग ही रहा होगा, जो कि कितना था? 25 न्यूटन। तो तीनों को मैं एक सिस्टम मान लेता हूं, ताकि मैं तीनों का एक कॉमन एक्सीलरेशन निकाल सकूं। इक्वेशन आ जाएगी 50 - 25, ये होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आपको टेंशन निकालना है। टेंशन क्या है भाई? सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, तो आपको किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं सी का एफबीडी बना लेता हूं। सी पे यहाँ क्या लग सकता है? तो सी पे यहाँ T1 लग सकता है। सी का एक्सीलरेशन कितना होगा? सी का एक्सीलरेशन भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्या सी पे कोई फ्रिक्शन लग सकता है? हाँ, फ्रिक्शन लग सकता है सी पे। पीछे कितना फ्रिक्शन लगेगा हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो कितना था? सी के लिए 10 न्यूटन। ए के लिए 10 था, सी के लिए 10 था, बी के लिए 5 था। इक्वेशन लिख दूं मैं, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी T1 - 10, ये होना चाहिए मास सी का सिर्फ 2 इंटू एक्सीलरेशन 5। T1 की वैल्यू भाई मुझे कितनी मिल गई? 20 न्यूटन। जब इक्विलिब्रियम रहता है तब तो हम फोर्स बैलेंस करते हैं, लेकिन जब ब्लॉक मूव करने लग गया है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? नेट फोर्स को बैलेंस कर दोगे। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे T2 चाहिए, तो मैं ए का एफबीडी बना सकता हूं। मैंने बी का क्यों नहीं बनाया? मेरी चॉइस है, बी से भी आंसर आएगा। मैंने बी का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बी के एफबीडी में T1 भी दिखता है और T2 भी दिखता है। मैं फालतू 2 वेरिएबल नहीं चाहता, इसलिए बेटर होता है मैं एक ही वेरिएबल लूं। तो ए के ऊपर पीछे लग रहा होगा T2, ए के ऊपर पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा 10 न्यूटन, आगे हमने लगाया है 50 न्यूटन, और एक्सेलरेशन आया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख सकते हैं ए ही तो सबसे राइट में है, तो जो 50 आपने लगाया है वो किस पे लगाया है? ऑब्वियसली ए पे लगाया है। एफबीडी में डाउट नहीं है ना किसी को एटलीस्ट? तो हो गया 50 - 10 - T2, ये होना चाहिए मास ऑफ ए 2 kg है इंटू एक्सेलरेशन 5। T2 की वैल्यू हमें दिख गई है, यहाँ से कितनी आ जाएगी?
30 न्यूटन। अरे क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो अभी पूछे, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछे भाई। क्लियर है? चलो थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा लोग आंसर देने की कोशिश करो यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एफर्ट नहीं डाल रहे हो, एटलीस्ट कोशिश किया करो, गलत दो पर आंसर जरूर दो। सिर्फ बैठने से कोई फायदा नहीं है, अगर मुश्किल भी लग रहा है ना तो समय के साथ आसान लगने लगेगा, बस एफर्ट मत छोड़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहा भाई अपना। तो एक इंक्लाइंड प्लेन है 37 डिग्री, ठीक है ना, और मास ले लेता हूं मैं 2 kg का पत्थर है, या 2 मत लो, थोड़ा अच्छा डेटा ले लेते हैं। मिट जाओ। 5 kg का पत्थर है, मैं ये ले लेता हूँ। म्यू की वैल्यू 0.5 है, और क्वेश्चन है आपका, ये वेज आगे एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो आपको बताना है मिनिमम एक्सेलरेशन, ए मिनिमम ऑफ वेज सो दैट ब्लॉक स्लाइड्स अप द इंक्लाइन। देखो ये क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसको सारी चीजें क्लियर हैं। एक तो जैसे एफबीडी सिखाया था एग्जैक्टली वैसे एफबीडी बनाओ, हर एक चीज बनाना है एफबीडी में जो सिखाई गई थी। फिर जैसे आपको बताया था कि जस्ट ऊपर स्लाइड करने वाला है, तो ये सोच के देखो कि पत्थर अगर जस्ट ऊपर स्लाइड करने वाला हो, सबसे पहले तो सोच के देखो कहां बैठोगे। आप खुद वेज के ऊपर बैठ जाओ तो वेज के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाओगे, तो कॉन्सेप्ट आएगा स्यूडो फोर्स का। बात समझ आ रही है? तो एफबीडी में स्यूडो फोर्स भी बनाओ। फिर जस्ट ऊपर स्लाइड करने वाला है तो अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स को बैलेंस करो। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। चलो भाई देखो, तो आंसर आए ना आए, ध्यान से अपनी गलती जरूर पहचान लेना ताकि दोबारा ये गलती ना हो। तो पहली चीज तो बोला जा रहा है कि मिनिमम एक्सीलरेशन वेज का क्या हो ताकि ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर दे ऑन द वेज, ठीक है ना, ऑन द इंक्लाइन। तो बेटर क्या होगा, क्योंकि वेज के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो मैं वेज के ऊपर ही बैठ जाऊं और एफबीडी वेज के रिस्पेक्ट में ही बनाऊं। ऐसा करने से क्या फायदा होगा कि आपके लिए एक चीज हट जाएगी कि आपको वेज का मोशन कंसिडर नहीं करना, ठीक है ना। तो अगर हम वेज के ऊपर बैठ जाते हैं और इसका एफबीडी बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ये मैंने ब्लॉक ले लिया, एक्सिस ले लेता हूं मैं, एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये अलोंग द इंक्लाइन, और ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। अब हम सिर्फ फोर्सेस ड्रॉ करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो। सबसे पहला फोर्स जो हम बनाते हैं ऑब्वियसली mg बनेगा वो, तो वो नीचे की तरफ लग गया आपका कितना, 50 न्यूटन, है कि नहीं? ठीक है। अगली चीज आप क्या बनाते थे, आप देखते थे कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स ऑब्वियसली एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन। और क्या, अब क्योंकि खास बात यह है कि हम वेज के ऊपर बैठ गए हैं, तो जब भी आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठते हो तो आप स्यूडो फोर्स लगाते हो। अब स्यूडो फोर्स किस तरफ लगेगा, तो लगेगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन, पर स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन ऑफ वेज से ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस तरफ लगेगा आपका स्यूडो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि 5a। अरे भाई बात समझ आई क्या? ठीक है। आपका ब्लॉक जस्ट कहां स्लाइड करने वाला है, उन्होंने बोला है स्लाइड्स अप। तो अगर ये पत्थर जस्ट ऊपर स्लाइड करने वाला है तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा इसके ऊपर। अगर इसकी टेंडेंसी जस्ट ऊपर जाने की है तो कॉमन सेंस से हमें समझ आता है कि फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा डाउन द इंक्लाइन, रोक के रखने के लिए। अरे भाई बात समझ आई क्या? अब ये एंगल आपको दिया गया है भाई 37 डिग्री, तो ये हो गया आपका 37 डिग्री, ये हो गया 37 डिग्री, एक को छोड़ के एक, हम देख चुके हैं पहले ही 37 डिग्री, और ये है 37 डिग्री। अच्छा, अब किस डायरेक्शन में मैं नेट फोर्सेस को जस्ट जीरो कर दूंगा, तो अलोंग द इंक्लाइन वाले फोर्सेस को जस्ट मैं जीरो कर दूंगा। तो अलोंग द इंक्लाइन अगर मैं देखूं, अलोंग द इंक्लाइन अगर आप देखो तो क्या दिख रहा है हमें,
अलोंग द इंक्लाइन आप देख सकते हो डाउन द इंक्लाइन क्या क्या कंपोनेंट आएगा। नॉर्मल का तो कोई कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन आने वाला नहीं है। अच्छा, ऊपर की तरफ क्या फोर्स आ रहा है? ऊपर की तरफ 5a, तो 5a cos 37 डिग्री ये ऊपर की तरफ है। और कोई फोर्स ऊपर नहीं। नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ डाउन द इंक्लाइन है फ्रिक्शन प्लस एक mg का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन आएगा। हमेशा साइन थीटा आता है अलोंग द इंक्लाइन, तो 50 साइन 37 डिग्री। बात समझ आई क्या? और सिमिलरली हम क्या कर देंगे? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन नेट फोर्स 0 कर देंगे। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, तो अगर आप परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन करते हो तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है? तो सिर्फ नॉर्मल आ रहा है, फ्रिक्शन का कोई कंपोनेंट उधर आ नहीं पाएगा क्योंकि फ्रिक्शन तो अलोंग द इंक्लाइन है। ये इक्वल होना चाहिए नीचे की तरफ। नीचे इसका भी कंपोनेंट आएगा और mg का भी आएगा, तो mg cos 37 डिग्री प्लस ma यानी 5a साइन 37 डिग्री। ये हुई आपकी दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन हम जानते हैं कि फ्रिक्शन इसकी वैल्यू होनी चाहिए म्यू एन, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.5 इंटू एन। ये तीन इक्वेशन और तीन अननोन है। अगर आपने इक्वेशन बना ली थी ना तो भी बहुत बढ़िया बात है, आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है हमें। ठीक है, बना पाए थे क्या इक्वेशन सभी लोग? बना पाए थे? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 4a। ये होना चाहिए फ्रिक्शन को मैं लिख सकता हूं म्यू एन, ठीक है ना, यानी 0.5 इंटू एन प्लस 30। ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हमें n की वैल्यू दे रही है। दूसरी इक्वेशन n बराबर है 40 प्लस 3a। n को सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको a ही तो चाहिए था, तो ये आ जाएगा 4a। ये होना चाहिए 0.5 इंटू 40 प्लस 3a प्लस 30। ये हो गया 4a, ठीक है ना। ये हो जाना चाहिए कितना? 20 प्लस 3a/2 प्लस 30, ठीक है ना। लैपटॉप क्यों हैंग हो गया भाई? ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा ये सिंपली 5a/2, ये इक्वल हो जाना चाहिए 50, और एक्सेलरेशन आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया यार, जिन लोगों ने निकाल लिया था बहुत बढ़िया। मतलब ये मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल इसलिए नहीं कि कुछ खास बात है, मुश्किल इसलिए है कि आप कुछ ना कुछ भूल जाते हो। या तो आप एफपीडी गलत बना देते हो, या आप कंपोनेंट लेने में गलती कर देते हो, या सबसे बड़ी आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो। अरे भाई क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे, देखो मैंने भी एकदम सिंपली प्रोसेस फॉलो किया था, जो जो हमने सीखा है सिर्फ वही मैंने किया और आंसर आ गया। क्लियर है? चलो और एक ट्राई कर लेते हैं। तो वही, आपने जो जो गलतियां की हैं अपनी गलतियों को पहचान लो। आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस हमें सही से चीजों को अप्लाई करना था जो चीजें हमने सीखी हैं, ठीक है ना, जो कि मोस्टली गलती हो जाती है हमसे। क्लियर है? चलो, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, सिंपल है ये, उसके कंपैरिजन में काफी सिंपल है। 53 डिग्री, ये मैं बोल देता हूँ आपको 5 kg, और इसे भी मैं बोल देता हूँ 5 kg, ठीक है ना। म्यू मुझे दिया हुआ है, मान लेते हैं 0.5, और यहाँ मुझे म्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं 0.4, ठीक है। तो एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ही मैं दे रहा हूँ।
और यहां से आपने फोर्स लगाया है F। तो आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F so that the wedge just remains at rest, या मैं कह देता हूं so that the block is just about to slide down the incline। एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें कुछ। ठीक है ना? अब बताओ भाई, ट्राई करो एक बार, आता है क्या आंसर? चलो देख लेते हैं। तो थोड़ा सा अलग सा आ रहा होगा ये, है ना? देखो, तो एफबीडी सही से बनाना जरूरी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू एफ की क्या रहे ताकि जो ब्लॉक रखा हुआ है वेज के ऊपर वो जस्ट स्लाइड करने लग जाए डाउन द इंक्लाइन। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो एक बात देखो कि जो भी हम फोर्स लगाएंगे, खैर उसको अगर हम बाद में देखें, पहले मैं एफबीडी बना देता हूं विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। मैंने ब्लॉक का एफबीडी बनाया है विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन इस तरह से। एक मैंने ले ली एक्स एक्सिस, एक मैंने ले ली वाई एक्सिस, ये अलोंग द इंक्लाइन और ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ठीक है ना? फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, क्या क्या फोर्स लगेगा। तो mg नॉर्मल रिएक्शन, और मैं मान लेता हूं कि हमारे वेज का एक्सेलरेशन है a, तो एक स्यूडो फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर, जो होगा हमारा 5a। ठीक है ना? ये एंगल 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, उसके बाद एक छोड़ के एक लेना है हमें, तो ये 37 डिग्री है, फिर ये 37 डिग्री है। समझ आ रहा है? तो मैंने mg बनाया, मैंने नॉर्मल बनाया और मैंने स्यूडो फोर्स बना दिया। अब जस्ट डाउन द इंक्लाइन स्लाइड करने वाला, यानी फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? फ्रिक्शन ऑब्वियसली लग रहा होगा ऊपर। बात समझ आई क्या? ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इक्वेशंस लिख लेता हूं। ठीक है ना? तो सबसे पहले परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन अगर मैं लिखूं, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, तो आप देखो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, n, ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है। n प्लस 5a का भी कंपोनेंट आएगा, वो आ जाएगा 5a साइन 37 डिग्री। फ्रिक्शन का कोई कंपोनेंट आएगा नहीं। अच्छा, mg का इधर कंपोनेंट आ जाएगा 50 cos 37। समझ आया क्या? यहां से हमें मिलेगा n प्लस 3a, ये इक्वल हो जाना चाहिए 40। ये आपकी पहली इक्वेशन आई है। ठीक है ना? अलोंग द इंक्लाइन में अगर लिख दूं, अलोंग द इंक्लाइन, तो आप लिख सकते हो ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, नॉर्मल का कोई कंपोनेंट तो आएगा नहीं, ये इक्वल होना चाहिए नीचे जो लग रहा है, यानी नीचे लग रहा है 50 साइन 37 mg का कंपोनेंट प्लस एक 5a का कंपोनेंट भी आएगा 5a cos 37 डिग्री, यानी हमें मिलेगा फ्रिक्शन ये होना चाहिए आपका 30 प्लस 4a। और तीसरा तो आपको पता है फ्रिक्शन होता है म्यू एन, म्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यानी F बराबर है आपका n। ये आपकी तीसरी इक्वेशन है। ठीक है ना?
चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो एक हमें मिल गया क्या, n+3a, ये होना चाहिए 40। दूसरी इक्वेशन f की जगह n लिख देता हूं मैं, तो n ये इक्वल होना चाहिए क्या, 30 + 4a। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा -3a, ये हो जाना चाहिए आपका -10 -4a, सॉरी +4a। समझ आया कि नहीं? नीचे वाले में से मैंने ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहां से हमें कितना मिल गया, यहां से आपको मिलेगा 10 बराबर होना चाहिए 7a, और एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी 10/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यानी ये पिछले ही वाला क्वेश्चन था, बस बात यह है कि आपको एक्सीलरेशन निकालना था। एक्सीलरेशन जब हमारे वेज का होगा 10/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर, उस समय पे हमारा ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज जस्ट नीचे स्लाइड करना शुरू कर देगा। अरे बात समझ आ रही है क्या? जस्ट यानी इस समय तो रेस्ट पे होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा करने पे ही नीचे आना शुरू कर देगा। 5 बेटा एफबीडी किसका बना रहे हो शुभम, आपको ये समझना पड़ेगा। आप एफबीडी किसका बना रहे हो? एफबीडी हम बना रहे हैं 5 kg के पत्थर का। तो इस पे स्यूडो फोर्स कितना लगेगा हमें वो लिखना चाहिए। स्यूडो फोर्स आप गलत लिखते हो। जिस चीज का आप एफबीडी बना रहे हो, स्यूडो फोर्स होता है उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, जहां बैठ के आप एफबीडी बना रहे हो। तो उस जहां मैं बैठा हूं उसका एक्सेलरेशन ए माना है मैंने, पर एफबीडी तो 5 kg के पत्थर का ही है ना, तो सिर्फ 5 ही तो स्यूडो फोर्स आएगा, 10 क्यों आएगा? मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जब वेज के ऊपर बैठ गया तो मैंने उस ब्लॉक का एफबीडी बनाया है। तो अब आपको एक्सेलरेशन समझ आ गया। अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये 5 kg का पत्थर, उसके ऊपर एक 5 kg का पत्थर, यहां से आपने लगाया है फोर्स F, नीचे फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है 0.5, और इनका एक्सेलरेशन हो जाना चाहिए 10/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब आपको F की वैल्यू बतानी है, तो बड़ा ही आसान है भाई। अभी ये स्लाइड करेगा इसके रिस्पेक्ट में, अभी कर तो नहीं रहा है, यानी इस समय तो दोनों सिस्टम मान सकता हूं मैं। तो मैं ऐसा समझ सकता हूं कि जस्ट स्लाइडिंग शुरू होने वाली है, यानी अभी तो रेस्ट पे है। तो ये टोटल सिस्टम 10 kg का इस तरह से रखा हुआ है। अरे मैं कह सकता हूं कि नहीं, 10 kg का पूरा सिस्टम इस तरह से रखा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। और अब आपको बोला जा रहा है कि भाई यहां से हम लगा रहे हैं कोई फोर्स F, एक्सेलरेशन होना चाहिए यहाँ पे 10/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है भाई mg कितना होगा, 100, तो नॉर्मल कितना होगा भाई, 100। तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा पीछे, म्यू इंटू एन, यानी कि 50 न्यूटन। तो अगर इक्वेशन आप बनाओगे तो आएगी F - 50, ये होना चाहिए मास 10 kg पूरे सिस्टम का इंटू एक्सेलरेशन सिस्टम का 10/7। F की वैल्यू आपको मिलेगी 50 + 100/7, ठीक है ना, यानी कि 450/7 न्यूटन। अरे समझ आया क्या? किसी को कोई डाउट? मुश्किल है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आसान है, मुश्किल है बेटा। स्यूडो फोर्स मैंने समझाया तो स्यूडो फोर्स। आपको डेफिनेशन नहीं पता शायद स्यूडो फोर्स की। स्यूडो फोर्स हो जाता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका आप एफबीडी बना रहे हो इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो मैंने एफबीडी 5 kg पत्थर का बनाया था। फ्रेम कौन सा है, जहां मैं बैठा हूं। आप कहां बैठे हो, आप वेज के ऊपर बैठे हो। अगर आप वेज के ऊपर बैठे हो, वेज का एक्सेलरेशन लेफ्ट में है, तो स्यूडो फोर्स कहाँ आएगा, राइट में। कितना आएगा, मास जिस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाया है 5 kg, एक्सेलरेशन ए, तो 5a लग गया राइट में। बस। अब कंपोनेंट्स लेने थे, तो इसका एक कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर टू प्लेन आया था, क्योंकि ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये cos 37 इधर और एक sin 37 इधर, तो n + 5a sin 37 इधर आ गया और एक अलोंग द इंक्लाइन आ गया, ठीक है ना। तो आपको पहले वेज पे बैठ के ब्लॉक का एफबीडी बना के वो एक्सेलरेशन निकालना था जिसके लिए कि स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट होगी, ठीक है ना। वो होने के बाद फिर आपको पूरे सिस्टम का एफबीडी बना के ये पता करना था कि एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए। अरे भाई बात समझ आई क्या? मुश्किल था सवाल, मैं फिर बोलूंगा मुश्किल था सवाल, आसान नहीं था सवाल।
आप अगर इक्वेशंस बना पाए थे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं। अलोंग द प्लेन इज ऑलवेज साइन थीटा। अगर आपको एंगल्स में दिक्कत है तो आपने शायद पुराने वीडियोस ध्यान से नहीं देखे बेटा, ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, टू ब्लॉक्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये फील आनी चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो पहला टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होती है डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि मैं पूछता हूं ये ए ब्लॉक है, ये बी और ये सी, ठीक है ना, और सब कुछ रफ है, ऑल सरफेसेस आर रफ, ऑल सरफेसेस आर रफ, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे देता हूं। तो आपके ऑप्शन है, जैसे कि ए ऑप्शन है आपका लेफ्ट, और बी ऑप्शन है आपका राइट, और सी ऑप्शन है आपका नो फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो आपको सरफेसेस का मैं नाम दे रहा हूं, इसे मैं बोल देता हूं सरफेस 1, इसे मैं बोल देता हूं सरफेस 2, इसे मैं बोल देता हूं सरफेस 3, और इसे मैं बोल देता हूं सरफेस 4। तो आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा ऑन सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 एंड सरफेस 4 इफ वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक्स इज, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। बताइए, सिर्फ आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बतानी है। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना, ये ऊपर वाली सरफेस की मैंने बात की है, तो S2 कौन सी है, बी की ऊपर वाली सरफेस, S3 है सी की ऊपर वाली सरफेस, और S4 है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है ना। चलो ट्राई करो। ठीक है, तो काफी सारे आंसर आ चुके हैं। अब देखो, तो इसे करने का तरीका क्या होता है मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। आपको तीनों ब्लॉक्स को मैं अलग अलग बना लेता हूं। ये हो गया ए ब्लॉक, ठीक है, ये हो गया बी ब्लॉक, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारा ग्राउंड। अब एक बात आपको सिर्फ याद रखनी है, जो सिंपल बात आपको याद रखनी है वो ये है कि भाई फ्रिक्शन ये चाहता है कि ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। ए इधर जा रहा था 10 से, बी इधर जा रहा है 5 से, और सी इधर जा रहा है 5 से।
कोई भी कॉन्टैक्ट सरफेस पे रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताओ कि अगर आप बी होते तो आपको एक किस तरफ जाता हुआ लग रहा होता। हमें सिर्फ ये करना होता है कि आप जिसके ऊपर फोर्स निकालना चाहते हो उसके कांटेक्ट वाली ऑब्जेक्ट आप बन जाओ और बस देख लो वो जिस तरफ जा रहा है, जिधर भी वो जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा दो। सबसे पहले अगर मैं इसके टॉप सरफेस की बात करूं तो यहाँ तो कोई कॉन्टैक्ट सरफेस ही नहीं है, तो आंसर 0 होना चाहिए था, यानी कि सी, देयर विल बी नो फ्रिक्शन ऑन S1। ऊपर कोई फ्रिक्शन हो नहीं सकता, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। अच्छा, बी की ऊपर वाली सरफेस पे पूछा जा रहा है, तो बी की ऊपर वाली सरफेस पे पूछा जा रहा है तो मैं ध्यान से अगर बी बन जाऊं, मैं अगर बी होता, अगर मैं बी होता तो मुझे ए किधर जाता हुआ दिखता, लेफ्ट या राइट? बात समझ आ रही है? लेफ्ट या राइट? अगर मैं बी हूं तो मुझे ए किधर जाता हुआ दिखेगा, तो बड़ा ही सिंपल है, अगर आप बी हो तो बी को रेस्ट पे ले आओ और बी की स्पीड उल्टे डायरेक्शन में जोड़ दो। तो अब ध्यान से देखो, ए के खुद के पास स्पीड थी लेफ्ट में 10 और आपने राइट में दे दी 5, तो इफेक्टिवली ए पे किधर बची, लेफ्ट में बची, कितनी बची, 5। अरे ये क्लियर है कि सबको? अगर हम बी हैं, खुद सोचो ना, आप लेफ्ट में 5 से भाग रहे हो, ए जो है लेफ्ट में 10 से भाग रहा है, तो आपके रिलेटिव ज्यादा तेज 5 से भाग रहा है लेफ्ट में, तो ए पे फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए था, ए पे फ्रिक्शन इस कांटेक्ट, नीचे वाले कांटेक्ट की वजह से, यहां जो कांटेक्ट है ए पे फ्रिक्शन लगना चाहिए था लेफ्ट में, सॉरी राइट में। तो फिर बी पे किधर लगना चाहिए था, ऊपर वाले कांटेक्ट पे? एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, हमें पता है कि ए पे अगर आपने लगाया था राइट में तो बी के ऊपर वाली सरफेस पे लगेगा लेफ्ट में, तो आंसर क्या आता हमारा, लेफ्ट। बात समझ आई? अब मुझे देखना है सी की ऊपर वाली सरफेस पे, तो मैं सी बन जाता हूं। अगर मैं सी हूं तो देखो, सी को रोक दो, उसकी स्पीड उल्टी करके जोड़नी है, तो 5 राइट में है तो 5 जुड़ जाएगी लेफ्ट में, तो इफेक्टिवली बी के पास लेफ्ट में स्पीड आ गई 10, तो सी को बी जो है लेफ्ट में जाता हुआ दिख रहा है 10 से, तो बी की नीचे वाली सरफेस पे फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए, राइट में लगना चाहिए। अरे भाई बात समझ आई क्या? फिर एक्शन रिएक्शन पेयर से सी की ऊपर वाली सरफेस पे कहां लग जाना चाहिए, लेफ्ट, F2, तो लेफ्ट यानी कि ए। बात समझ आई? और फिर सिंपल था, ग्राउंड के ऊपर किधर लग रहा होगा, तो वो तो आप समझ ही सकते हो, ग्राउंड अगर देखेगा सी किधर चल रहा है, तो ग्राउंड को सी तो राइट में चलता हुआ दिख रहा है, तो ग्राउंड सी के ऊपर फ्रिक्शन कहां लगाएगा, लेफ्ट में, तो ग्राउंड पे किधर लग जाएगा, राइट में। तो आंसर क्या होना चाहिए था हमारा, बी। तो सी ए बी हमारा आंसर था। अरे कितने लोग सही दे पाए भाई? और नहीं भी दे पाए थे तो क्या आप सीख गए हो? सीख गए हो क्या? आपको सिर्फ क्या करना है, कांटेक्ट सरफेस में से कोई एक ऑब्जेक्ट बन जाना है और दूसरे को देखना है, वो जिधर चलता हुआ दिख रहा हो उसकी उल्टे डायरेक्शन में बना दो उसके ऊपर, फिर एक्शन रिएक्शन पेयर देख लो। अरे भाई समझ आया? अगला क्वेश्चन सब सही कर देंगे? चलो अगला क्वेश्चन भाई सब सही करना, ठीक है? जो गलत करेगा उसे खाने में अच्छी चीज नहीं मिलेगी आज रात को। चलो, ये रहा सी, और ये डी, और ये ई, ये लीजिए मन भर के, ए बी सी डी ई। तो भाई ये इधर चला 5 मीटर पर सेकेंड, ये इधर चला 5 मीटर पर सेकेंड, ये इधर चल गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये इधर चल गया 10 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर चल गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ सरफेसेस, ये रेड से बना देते हैं, ये है S1 आपका, ठीक है ना, और ये है S2, S3, S4, S5, ठीक है ना। ऑप्शंस हैं ए राइट, और सभी लोग एक साथ लिख के भेजना, एक एक करके मत भेजना, लेफ्ट और नो फ्रिक्शन। तो आप ऑर्डर में लिख के भेजो, इनका आंसर क्या आएगा।
S1, S2, S3, S4, S5। बताओ भाई। सबका हो गया क्या?
सॉल्व करूं मैं या टाइम चाहिए किसी को? फटाफट बताओ। सॉल्व करूं मैं? चलो। अच्छा 1 मिनट, ठीक है कोई बात नहीं, 1 मिनट फटाफट कर लो। चलो देखो, तो सबसे पहले तो अगर मैं बी बन जाऊं, अगर मैं खुद बी बन जाता हूं, तो मुझे ए किधर जाता हुआ दिखेगा? तो बी की स्पीड अगर मैं रोकूंगा तो लेफ्ट में ही जोड़ूंगा, तो इफेक्टिवली ए की स्पीड लेफ्ट में 10 हो जाएगी। यानी ए के ऊपर इस कांटेक्ट पे फ्रिक्शन लगना चाहिए लेफ्ट में, सॉरी राइट में। तो बी के ऊपर लगना चाहिए लेफ्ट में, यानी सरफेस वन का आंसर तो क्या आ गया हमारा? लेफ्ट, यानी कि बी। ठीक है, अब बात करते हैं सी और बी के लिए। तो अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली बी को अगर आप रोक देते हो तो यहां पे 5 जोड़ोगे तो भी इफेक्टिवली सी पे राइट में बचेगी 5। तो सी राइट में जा रहा है तो सी के ऊपर लगना चाहिए लेफ्ट में F2, यानी बी के ऊपर लगना चाहिए राइट में F2। बात समझ आई? तो सी के ऊपर हमसे पूछा गया था, यानी S2 की वैल्यू क्या होगी? तो S2 हमारा आंसर आया है लेफ्ट, यानी कि बी। अब हम बात करें सी और डी की, तो आप देख सकते हो सी और डी दोनों की स्पीड सेम है, यानी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा रेस्ट पे है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा इनकी सरफेसेस पे, कांटेक्ट सरफेस पे, क्योंकि कोई स्लिपिंग की संभावना ही नहीं है। तो आंसर इसका क्या आएगा? सी। अब डी और ई की बात करें तो आप देख सकते हो कि अगर मैं डी को रोक दूं तो मैं 10 इधर जोड़ूंगा, तो इफेक्टिवली ई राइट में जा रहा होगा 2 से, तो ई पे इस सरफेस पे लगेगा लेफ्ट में F3, यानी डी पे राइट में लग जाएगा F3। ठीक है ना? तो ई की ऊपर वाली सरफेस पे पूछा गया था S4, यानी कि लेफ्ट, यानी कि बी हमारा आंसर है। और फाइनली ग्राउंड, तो ग्राउंड को तो ई किधर जाता हुआ दिख रहा है? राइट में जाता हुआ दिख रहा है। तो ग्राउंड ई पे किधर लगा देगा? ई पे लगा देगा लेफ्ट में F4। तो ग्राउंड पे किधर लगना चाहिए? राइट में F4, राइट, यानी कि आंसर ए। तो बी बी सी बी ए हमारा आंसर होना चाहिए था। किस किस का सही हुआ था भाई? जरा वाई लिख देना, किस किस का सही हुआ था। बढ़िया, बहुत बढ़िया।